everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे पहले मैंने एक और वीडियो इसी से रिलेटेड अपलोड करी है, आप पहले वो देख लीजिए जिससे आपको इस वीडियो में और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बाकी मैंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड और मिडीवल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आज हम बात करने वाले हैं इफ़ेक्ट्स के बारे में, और इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो हमने इसमें ऑलरेडी एक इफ़ेक्ट तो डिस्कस कर लिया है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल इफ़ेक्ट्स। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो बहुत एक आप कह सकते हो पूरी हिस्ट्री को बदलने वाला था। ब्रिटिशर्स की इंडिया में बेसिकली एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर ये आए थे और एज अ ट्रेडिंग कंपनी ये इंडिया पे रूल कर रहे थे। बट 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी से जो गवर्नमेंट का पावर है वो किसके पास चला जाता है, अब क्राउन के पास आ जाता है। तो अब आप देखेंगे इंडिया पे अब कौन रूल कर रहा है, इंडिया पे रूल कर रहा है क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हमने इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट देखा जिसमें हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से एक्ट पास किए गए थे जिससे कि बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो अपनी गलतियों को सुधार रहे थे। तो जो भी 1857 के रिवोल्ट में उनसे गलतियां हुई थी उसको वो सुधार रहे थे कि जिससे कि ऐसा रिवोल्ट आगे ना हो पाए। ठीक है, तो अभी हम पॉलिटिकल इफेक्ट में वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है इंटेग्रिटी ऑफ द इंडियन स्टेट्स गारंटीड। देखिए आपको मालूम है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो डलहौजी ने साइन किया था, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट बहुत सारे रूलर्स हो गए और वो रिवोल्ट में उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब ये बात बोली कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उसको ख़त्म कर रहे हैं, और उन्होंने ये गारंटी दिया कि जो इंडियन स्टेट्स हैं उनकी इंटेग्रिटी को मेंटेन किया जाएगा। और उन्होंने ये कोशिश करी कि अब जो इंडियंस हैं, इंडियन नेटिव रूलर्स हैं, उनके साथ जो है अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए जाएंगे। और लॉर्ड कैनिंग जो कि हमने बोला था कि पहले वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने क्या किया, जिन नेटिव रूलर्स ने 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, जैसे कि ग्वालियर के, हैदराबाद के, पटियाला के, रामपुर और रेवा, ठीक है, इन सारे रूलर्स को आप देखोगे उन्होंने जो है रिवॉर्ड दिया। बेसिकली जो भी उनकी लॉयल्टी थी उसके बदले उनको रिवॉर्ड दिया, क्योंकि अगर ये सारे रूलर्स नहीं होते तो आई एम श्योर कि 1857 का रिवोल्ट जो है ब्रिटिशर्स उसी समय पे हार जाते। बट बिकॉज बहुत सारे इंडियन लोगों का उनको सपोर्ट था जिसकी वजह से वो इस रिवोल्ट को आसानी से क्रश कर पाए। सो अब इन्होंने क्या किया, लॉयल्टी के बदले 1861 में एक स्पेशल ऑर्डर निकाला नाइटहुड का, जिसको बोला जाता है स्टार ऑफ इंडिया। और ये जितने भी रूलर्स थे बड़ौदा के, भोपाल के, ग्वालियर, पटियाला, रामपुर, इनको ये स्टेटस दिया गया। ठीक है, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इनको खुश करने के लिए ये सब स्टेटस दिया जा रहा है, इसके अलावा इनको रिवॉर्ड्स, टेरिटोरियल और मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी दिए गए। बट इसी के साथ साथ आप देखोगे अब ये जो रूलर्स थे दे वर रिड्यूस टू प्रिविलेज्ड सबॉर्डिनेट्स एंड डिपेंडेंट्स। अब ये पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के ऊपर निर्भर थे, और उनके पास जो सब्सिडियरी अलायंस इन्होंने साइन किया था उसके तहत अब उनके पास किसी भी तरीके की पावर नहीं थी, उनके पास अपनी फोर्स नहीं थी, वो किसी के साथ भी कोई पॉलिटिकल टाई नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली इन्होंने ओवरऑल क्या किया, इनकी पावर को जो है वो मतलब कर्ब किया यहाँ पे। और इससे क्या हुआ कि जो जिससे कि आगे चलकर मतलब आप देखोगे अनरेस्ट आता है इन रूलर्स में भी, वो खैर हम आगे की बात करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग इन्होंने ये चीज़ें करी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ पेशवाशिप एंड द मुगल्स। तो देखिए 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, क्योंकि नाना साहेब ने रिवोल्ट में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन किया था, तो जिसकी वजह से जो है वो हार जाते हैं खैर जनरल हेवलॉक से, और उसके बाद वो नेपाल की तरफ चले जाते हैं। सो अब क्या हुआ कि जो ऑफिस था पेशवाशिप का वो अब ब्रिटिशर्स ने इसके बाद अबॉलिश कर
कर दिया। और इसके साथ साथ आपको पता है बहादुर शाह जो थे उनको इन्होंने पनिश किया और इनको भी रंगून भेज दिया गया। तो यहाँ पे दो जो मेजर पावर्स थी उस समय की, पेशवाशिप और मुगल्स, वो अब बेसिकली यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मुगल डायनेस्टी भी ख़त्म हो जाती है और पेशवाशिप भी अबॉलिश हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं ब्रिटिशर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम यही कहते हैं कि उन्होंने ये हम पे इतने साल इसलिए रूल किया क्योंकि दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो हम देखते हैं कि देखिए 1857 की क्रांति में उन्होंने ये देख लिया था कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था, लड़े थे। तो और ऊपर से क्या था कि बहादुर शाह जो थे बेसिकली उनको लीडर माना गया था। तो इन्होंने सोचा कि अब जो है जिससे कि कैसे इनकी यूनिटी को हम तोड़ें, तो इसी वजह से उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट करी डिवाइड एंड रूल, कि हिंदू मुस्लिम्स की रूल जो यूनिटी है तो उनके बीच में आपस में एक दूसरे के लिए इल फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करी गई, हेट्रेड भड़काया गया। ठीक है, ये खैर सबके साथ हुआ। ऊपर से क्या था, जो रूलर्स थे, ठीक है, अब रूलर्स और आम जनता के बीच में भी काफ़ी आप देखोगे गैप आ गया। जो रूलर्स थे वो एक अच्छी लग्जरी की लाइफ इंजॉय कर रहे थे, वो भूल चुके थे कि उनकी सब्जेक्ट्स कितने परेशान हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हर जगह पे आप ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गैप लाने की कोशिश करी, डिवाइड करने की कोशिश करी। ठीक है, सो और ठीक है, तो ये बेसिकली इन्होंने ये चीज़ करी, बट ये खैर ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। आप देखेंगे आगे चलकर नेशनलिज्म की फीलिंग धीरे धीरे बढ़ती है, जो कि खैर हम आगे पॉइंट में ये डिस्कस ही करेंगे, देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है एफर्ट्स टू पेट्रोनाइज रिएक्शनरी एंड बैकवर्ड लुकिंग एलिमेंट्स। तो देखिए इन्होंने इनको कम आंका था, किनको, ज़मींदारों को, मर्चेंट्स को, लैंड ओनर्स को, लैंडलॉर्ड्स को। ठीक है, तो इनको लगा था कि इनके पास तो कोई पावर नहीं है। पर 1857 के रिवोल्ट में इनको ये चीज़ समझ में आ गई थी ब्रिटिशर्स को कि ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, ये जो बैकवर्ड एलिमेंट्स जिनको कह रहे हैं, ठीक है, इनके मतलब इनको भी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो जो आम जनता है वो इन्हीं की सुनती है। ठीक है, जैसे ज़मींदार्स की या मर्चेंट्स की, तो इनकी आम जनता प्रिंसेस की काफ़ी सुनती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इनको भी कंट्रोल किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इनको पेट्रोनाइज प्रोवाइड की और उन्हीं लोगों को इन पोजीशन पे रखा जो कि ब्रिटिशर्स के लिए ज़्यादा लॉयल थे। और अगर हम अवध की बात करें, जो तालुकदार्स थे, आप देखोगे वो उन्होंने भी मेजर रोल प्ले किया था। तो तालुकदार्स को बोला गया कि आपको विलेज, मतलब उनको विलेजेस में रिस्टोर कराया गया और उसके मतलब उनको बोला गया कि उसके बदले वो उनको लॉयल्टी देंगे। इसके अलावा उनको रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन मिला, मजिस्ट्रेरियल पावर मिला। तो इस तरीके से बेसिकली छोटा छोटा लालच देकर ये हर किसी को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे और लालच देकर ये अपनी तरफ मतलब विन ओवर करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज ऑफ रिलेशंस विद इंडियन सब्जेक्ट्स। तो देखिए 1857 के रिवोल्ट के बाद इंग्लिश और इंडियंस में, ठीक है, काफ़ी आप देखोगे हॉस्टिलिटी आ चुकी थी। लोग मतलब घृणा की भावना थी, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है, और इंग्लिश आपको पता है अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे और इस रिवोल्ट के बाद उन्होंने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया रिबेल्स को। ठीक है, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था म्यूटनी को सप्रेस करने के लिए। तो दोनों के बीच में एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड था। सो अब इन्होंने क्या किया, वो ब्रिटिशर्स जो थे बार बार इंसल्ट करते थे इंडियंस को, ह्यूमिलिएट करते थे और उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते थे। और बेसिकली अब दोनों के बीच में वो ट्रस्ट चला गया था। इंडियंस भी ब्रिटिशर्स पे भरोसा नहीं कर रहे थे, ब्रिटिशर्स भी इंडियंस पे भरोसा नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से आप देखेंगे ब्रिटिशर्स ने अब अपने नए सबर्ब्स क्रिएट करे, आउट्स जो मतलब टाउन्स और सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स में उन्होंने अपने सबर्ब्स बनाए। तो बेसिकली क्या था कि वो किसी पे क्योंकि भरोसा नहीं कर रहे थे, तो अब उन्होंने बिल्कुल अलग रहना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एटीट्यूड टुवर्ड्स मुस्लिम पॉपुलेशन। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहादुर शाह टू को इस पूरे रिवोल्ट का जो है लीडर बनाया गया था म्यूटनियर्स द्वारा। तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि जो मुस्लिम प्लॉट था कहीं ना कहीं, मतलब मुस्लिम्स इस रिवोल्ट के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे, तो वो अब उनको वो एक लेसन टीच करना चाहते थे। तो और उनसे एक तरीके से बदला भी लेना चाहते थे। तो दे हैड दिस एंटी मुस्लिम एटीट्यूड
और उन्होंने क्या किया, जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उन पे मुस्लिम्स को एम्प्लॉय नहीं किया गया। और मतलब बेसिकली मुस्लिम्स के साथ बहुत ज़्यादा गलत आप देखो कि उनको एक तरीके से पनिश किया गया रिवोल्ट के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पोजीशन से हटा दिया गया, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे उनको जगह नहीं मिलती थी। तो इस तरीके से अब बिकॉज मुस्लिम जो रूलिंग क्लास थी अब वो ब्रिटिश थी, और उन्होंने क्योंकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही ऐसा उन्होंने सोचा कि झंडा उठाया था, तो इसी वजह से यहाँ पे मुस्लिम्स के साथ बुरा ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे इनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं इन्होंने हर्ट किया है, तो इस वजह से 1857 के रिवोल्ट के बाद उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट करी कि रिलीजन में ये इंटरफेयर अब नहीं करेंगे, कि किसी भी तरीके की सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी अब लिबरल टाइप का रहेगा, कोई ऐसा ये कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं एक्शन लेने वाले हैं, और रिलीजन में तो खैर ये बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इसके बाद जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने भी प्रोहिबिटरी मेजर्स लिए अगेंस्ट क्रिश्चियन मिशनरीज, जिससे कि उनकी एक्टिविटीज़ को भी कर्ब किया जाए, रोका जाए, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी अब नहीं, मतलब जो मिशनरीज़ को पहले जिस तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था अब वो उनसे विड्रॉ कर लिया गया। और आप देखेंगे इसके बाद जो है मिशनरीज़ जो है जितने एक्टिवली पहले वो काम करते थे इंडिया में, वो अब उतने एक्टिव नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट बाकी हम देखते हैं एफर्ट्स टू एनहांस इंटरनल सिक्योरिटी। अब इन्होंने एक और चीज़ करी, ये अपने आप को फ्यूचर में ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो तो उसके अगेंस्ट, मतलब कैसे वो उनको उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो उसके लिए एक पूरा सिस्टम बिल्ड कर रहे थे ये इंटरनल सिक्योरिटी का। तो जिसके तहत आप देखोगे इन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट पास किया 1861 में, जिसके अंडर इन्होंने एक यूनिफॉर्म पुलिस सर्विस मतलब एक जैसी मतलब पुलिस सर्विस पूरे इंडिया में स्टैब्लिश करी। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे एक ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता था, और उसको असिस्ट करने के लिए होता था डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर, और जो कि नेटिव्स होते थे, ठीक है। एक ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसके अंडर जो डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर है वो इंडियन होते थे। और एक और एक्ट पास किया गया 1859 में, जिसके अंडर ये चीज़ बोली गई कि लोकल पॉपुलेशन को बेसिकली डिसआर्म करना था, ठीक है, जिससे कि उनके पास हथियार ना हो सके। तो ऐसा बोला गया कि जिनके पास भी आर्म्स और वेपन्स मिलेंगे उनको पनिश किया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी आर्म्स और वेपन्स थे लोगों के वो जो है कॉन्फिस्केट कर लिए, और ये भी बोला गया अगर विदाउट लाइसेंस इसको कोई रखता है तो उसके लिए उनको पनिश किया जाएगा। तो बेसिकली अभी अपने आप को, और आगे चलकर आपको पता है रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन ये सब इन्होंने इसीलिए टेलीग्राफ वगैरह ये भी चीज़ें इसीलिए करी थी जिससे कि सिक्योरिटी को और ज़्यादा जिससे कि बढ़ाया जा सके। और लास्ट में हम देखेंगे इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 गेव राइज टू द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो देखिए 1857 की क्रांति में खैर उसकी हल्की सी शुरुआत हुई थी, बट 1857 के बाद आप देखो कि नेशनलिज्म की स्पिरिट जो है इंडिया में वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई। वो कैसे, क्योंकि आप देखेंगे जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वेज अडॉप्ट किए, मीन्स अडॉप्ट किए, जिससे कि वो अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स क्रिएट कर सकें, और बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुई, और इसके बाद पॉलिटिकल अवेयरनेस बेसिकली क्रिएट करी गई इंडिया में, और इसके तहत जो है एक नेशनल एसोसिएशन भी बनाई गई 1885 में, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया कि यहाँ से रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो है जो नेशनलिज्म की स्पिरिट है वो लोगों में शुरू होती है। आरसी मजुमदार भी ऐसा बोलते हैं कि लोगों के अंदर वो अवेयरनेस क्रिएट करी गई, और रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह और कुंवर सिंह, नाना साहिब को एक नेशनल हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया गया, और उनको माना गया चैंपियंस ऑफ नेशनल फ्रीडम। तो इस तरीके की स्टोरीज भी आगे पास ऑन करी गई, लोगों में ये मैसेज पहुंचाया गया। तो यहाँ से आप देखोगे नेशनलिज्म की स्पिरिट भी इंक्रीज होती है। सो खैर ये थे पॉलिटिकल इफेक्ट्स, और आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे। आगे बस मिलिट्री और इकोनॉमिक इफेक्ट रहेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और इसके साथ साथ अगर आपके कोई डाउट है तो आप वीडियो की कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।